डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह। जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है उद्देश्य। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचा रही हैं स्वस्थ रहने और का संदेश। दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर। एनसीसीएफ द्वारा मोबाइल वैन के जरिए 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री चालू। और मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक गुजरात, कोंकण, उत्तर पूर्व और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। और इसी कड़ी में राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा जिले में ढेर सारी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य के प्रति सरकार का संदेश घर घर पहुंचा रही है। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर की अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत पंचायत एवं आंगनबाड़ी स्तर पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत राजस्थान के भरतपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त आहार वितरित किए जा रहे हैं। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक तो ये एनीमिया वगैरह की जांच वगैरह होती है, जो गर्भवती लेडीजों में, धात्रियों में आए दिन देखी जाती है। खून की कमी के कारण उनके नाखून, आंख वगैरह पीली होना, ब्लड की कमी होना, बच्चों में भी कमी आती है, एनीमिक के शिकार हो जाते हैं, पेट निकल जाता है, फिर ब्लड वगैरह लगाया जाता है उनको। भीलवाड़ा में भी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसको लेकर भीलवाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को कुपोषण, एनीमिया के साथ साथ पोषक आहार की जानकारी प्रदान की जा रही है। महिलाएं जानकारी के अभाव में अक्सर खून की कमी से जूझती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एनीमिया और कुपोषण जैसे रोग हो जाते हैं। पोषण माह में अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करके उन्हें पोषक आहार की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न महिलाओं को एनीमिया किस वजह से होता है, एनीमिया को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके संदर्भ में छोटी सी जानकारी दी गई, जिसमें पोषण के रिगार्डिंग घर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है और हमारी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में यह जानकारी दी। खून की कमी जो होती है महिलाओं में, बच्चों में होती है और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि लोगों को जागरूकता नहीं हो पाती है। पहली बात तो हम इसको समझ ही नहीं पाते कि ये एक तरीके से आगे चल के गंभीर बीमारी ले सकती है। तो व्यवहार परिवर्तन इसका महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। अपने जो व्यवहार में, खान पान में, आदतों में सुधार अगर हम कर लें और यही चीज हम ग्राम स्तर तक पहुंचा दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो पोषण माह की जो थीम है ना, वो सार्थक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मां और नवजात शिशु के लिए पोषक तत्वों का आहार से जुड़ी जानकारी देने के लिए 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग उन्नाव की टीम स्वास्थ्य के प्रति सरकार का संदेश घर घर पहुंचा रही है। संवाद के साथ साथ विभिन्न माध्यमों व बैनर पोस्टरों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। समिति की बैठक की, जिसमें सरकार की मंशा के अनुसार 1 से 7 सितंबर तक पोषण माह सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों तक पोषण को अधिक से अधिक
जानकारी प्रदान करना, कैसे हम इनके एक अच्छा खान पान की जानकारी प्रदान करें और अच्छे खान पान के साथ साथ इनके अच्छे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सभी जानकारियाँ और स्वास्थ्य संबंधी आदतों में बदलाव लाया जा सके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम स्वस्थ खाने की आदतों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं और स्वास्थ्य पर पोषण के गहन प्रभाव को उजागर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। बीते सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खास तौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं और इसी को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने इन फैसलों पर अपनी खुशी जताई है। आइए देखते हैं इसको लेकर ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास तौर पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर ही मिशन विकसित किया जाने वाला ये मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। किसान इस फैसले से काफी खुश हैं। हमारी खेती के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की जो कैबिनेट में पास हुआ है बिल जो है, साथ उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इससे किसानों को बहुत बड़ा अच्छा हित होने वाला है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है और ऐसे ही काम मोदी जी करते रहें तो हमें बहुत बढ़िया है। जो मंत्रिमंडल में किसानों के हित में जो कार्य किया है मोदी जी ने, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा और उनकी आमदनी का भी स्रोत बढ़ेगा। मोदी जी ने जो घोषणा की है कल, वो हम लोगों के हित में है और हमेशा के लिए मोदी जी ऐसे ही हमारे लोगों के लिए करते रहें। जो कल मोदी जी ने जो कैबिनेट से जो मंजूरी दी है उससे किसान बहुत खुश हैं और इससे किसान की आय में बहुत मजबूती होगी। मोदी जी ने जो कल जो कैबिनेट में फैसला लिया है किसानों के हित के लिए, उसके लिए उससे बहुत बड़ा रोजगार होगा, किसानों के हित की मजबूती होगी और बहुत सी जब किसान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों के लिए बहुत फायदा है और बहुत आय बढ़ेगी जाते हैं और किसान सब खुश रहेंगे और बढ़िया रहेंगे जाते हैं। इसके साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सोशल साइंसेज को मजबूत करने का भी फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे 3,979 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। कि ये फैसला उनके लिए काफी मददगार है। में बहुत अच्छा फैसला लिया है जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 20 मिनट में तुरंत लोन मिल जाएगा। इससे पहले बहुत किसान चक्कर लगाते थे, लोन के लिए मिलता ही नहीं था, तो दलाल थे उसमें, वो थे। चौधरी चरण सिंह के बाद पहली सरकार आई है जो किसानों के बारे में सोचती है। ऐसे किसानों में बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत सुविधा कर रहे, चलो बढ़िया प्रधानमंत्री आकर जवाब नहीं। जो चक्कर 20 चक्कर लगा मतलब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे मतलब किसानों में भारी प्रसन्नता फूटी हुई है और मैं भी मोदी जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद है कि मोदी जी ने किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं कोई न कोई नई योजना ला करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो अब इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों के लिए सौगात दी है, उसमें हमारे किसानों को जैसे डिजिटल कराया है और भी कई काम ऐसे हैं, उससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान हमारा डिजिटल भी होगा। और इन्होंने एक लोन के लिए जो काम किया है वो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन, स्वास्थ्य, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान इन फैसलों से काफी खुश हैं। कुल मिलाकर किसानों के कल्याण के ये कदम उनकी खुशहाली के लिए बेहद अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए केंद्र सरकार एनसीसीएफ के माध्यम से सस्ती दरों पर प्याज बेच रही है। दिल्ली एनसीआर की अलग अलग करीब 38 जगहों पर मोबाइल वैन के माध्यम से एनसीसीएफ 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते प्याज की आवक कम हुई है, जिसके चलते खुदरा और थोक बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार सीधे किसानों से प्याज खरीदकर आम लोगों को उपलब्ध करवाएगी। असम के 2 जिलों में मछली पालक यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वे शर्मा ने लोगों से इन मछली पालकों से मछली नहीं खरीदने की अपील की है। बुधवार को हेमंत बिस्वे शर्मा ने कहा कि पिछले 4 सालों में नगांव और मोरी गांव में मछली पालन करने वाले लोगों की वजह से राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन 2 जिलों में उत्पादक मछली पालक में यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है और अप्रवासी मुसलमान नगांव और मोरी गांव में मछली उद्योग पर हावी हैं, जिन्हें असमिया मियां मुसलमान कहते हैं। शर्मा ने असम के लोगों को सलाह दी है कि इन लोगों से मछली न खरीदें। सीएम हेमंत बिस्वे शर्मा ने कहा है कि मछली उत्पादन बढ़ाने के कई जैविक तरीके हैं। अगर वो मछली उत्पादन के लिए शॉर्टकट अपनाते रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और हालांकि सीएम शर्मा ने सीधे तौर पर किसी धर्म या जाति का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके बयान को असम में मियां मुसलमानों के खिलाफ की गई प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। কোনো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ কথা নকওঁ। নগাঁও মৰিগাঁৱত যিমান মাছ হয় সবতে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ হয় আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো ৱেষ্ট, মই কি ৱেষ্ট নকওঁ, সেই ৱেষ্টবিলাকো আনি পুখুৰীত মাছ উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ ফলত আপোনালোকে চাব, আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত যিমান কিডনী বেমাৰ হৈছিলে, এতিয়া তাতকৈ বহুত বেছি মানুহৰ কিডনী বেমাৰ হয়। গতিকে যেতিয়ালৈকে খাদ্য আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰো, মাছৰ উৎপাদন বঢ়াৰ কাৰণে আন বহুত অৰ্গেনিক নিয়ম আছে, কিন্তু যদি শৰ্টকাটত যায় তেতিয়াতো কাম নহব। এই কথাবোৰ মই কোৱা নহয়, বিভিন্ন টিভি ইণ্টাৰভিউত এই খেতিয়কসকলে কৈছে যে আমি ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰো। এটা খেতিত ইউৰিয়া দিলে গছ পাব, গছে খাদ্য উৎপাদন কৰিব। এটা তাত পুৰা সাইন্টিফিকেলি বুজোৱা আছে যে কিমান ইউৰিয়া হ'ব, কিমান নাইট্ৰোজেন হ'ব, পুৰা এটা ভাগ কৰা আছে। এটা মাছত পোনে পোনে ইউৰিয়াটো দি দিয়ে, মানুহৰ কিডনী বেমাৰ। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की आय दोगुना करने और राज्य के गांव को स्वावलंबी एवं स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग से ग्रामों को नया स्वरूप मिलने की उम्मीद है। भोपाल से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, इसको लेकर राज्य की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केवल किसान खेती के जरिए ही अपनी आय नहीं बढ़ा सकें, बल्कि अन्य स्रोतों के जरिए भी किसानों की आय बढ़ सके, इसको लेकर राज्य की सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की सरकार वृंदावन ग्राम योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों के किसी एक गांव को वृंदावन ग्राम घोषित किया जाएगा और वहां पर आर्थिक गतिविधियों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में एक वृंदावन गांव विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना का नाम वृंदावन ग्राम योजना रखा गया है। इस योजना को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 313 विकास खंडों के किसी एक गांव का चयन किया जाएगा। उस गांव को वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक के काम को बढ़ाकर किसानों की आय 2 गुना करने का प्रयास होगा। उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती को बढ़ाने के काम होंगे। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गौशाला की स्थापना होगी। गांव के सभी आवासों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। पुस्तकालय और खेल मैदान के साथ ही लघु वनोपजों एवं संवर्धन केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ाने आदि कार्य किए जाएंगे। हर विकास खंड के एक गांव को चयन किया जाएगा
और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा, जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए इन गांवों को स्वावलंबी, स्वच्छ और निर्मल बनाने का प्रयास करेगी। इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। सरकार का मानना है कि सभी नवाचारों को अपनाकर जब गांव के विकास का मॉडल तैयार होगा, उसको भविष्य में बाकी गांवों में भी लागू किया जाएगा। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। भारत गांव में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। ऐसे में वृंदावन ग्राम योजना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रोल तो अदा करेगी, साथ ही किसान को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और जयपुर के जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का 12वां स्थापना दिवस आगामी 13 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर होने वाले आयोजन में राजस्थान के राज्यपाल एवं कुल अधिपति हरिभाव किशन राव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस मौके पर राज्यपाल कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में लगभग 500 प्रगतिशील किसान, छात्र एवं छात्राएं ऑफलाइन मोड से भाग लेंगे। 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम जो हमारी नई एकेडमिक ब्लॉक बना है कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके एकेडमिक ब्लॉक का लोकार्पण माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी है, पॉन्ड्स है, उनके अवलोकन के बाद वहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद स्थापना दिवस का पूरा कार्यक्रम, उसका आयोजन सरस्वती सभागार में किया जाएगा। और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। आंध्र प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जलभराव और बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस सप्ताह के दौरान पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 3 सितंबर को बाजरे का भाव था 1865 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 85 रुपए की तेजी देखी गई और भाव 1950 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 3 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2250 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव देखने को मिला, जिसके बाद बाजरा 2300 रुपए पर जा पहुंचा। मंडी में बीते मंगलवार को बाजरा 2275 रुपए पर बिका। बुधवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2325 रुपए पर जा पहुंचा। बस बाजरे के भाव की बात करें तो यहाँ
3 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2089 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 237 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद भाव 2326 रुपए पहुंच गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में जवार की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ जवार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ जवार की बुआई 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में जवार की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 सितंबर को जवार का भाव रहा 3200 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और जवार का भाव 3200 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान जवार के भाव में नरमी रही। यहाँ 3 सितंबर को जवार का भाव था 3850 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदों में 1200 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2650 रुपए पहुंच गया। जबकि राजकोट मंडी में बीते मंगलवार को जवार 4000 रुपए पर बिका। बुधवार को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद जवार का भाव 4050 रुपए पर पहुंचा। रजुला मंडी में जवार के भाव की बात करें तो यहाँ 3 सितंबर को जवार का भाव था 3978 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 853 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 3125 रुपए पर आ गया। सावरकुंडला मंडी में 3 सितंबर को जवार का भाव था 3405 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदे 112 रुपए लुढ़क कर 3293 रुपए पर पहुंचे। बात पैदावार की करें तो इस साल जवार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल जवार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान जवार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। इस साल कुल जवार की उपज बीते साल के मुताबिक 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों जवार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें जवार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ जवार की MSP 3180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। वहीं मालदंडी जवार की MSP में 196 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी MSP 3421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के किसान सरसों, गेहूं
मटर और मसूर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं लेह के किसान खीरे की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के किसान उड़द और मूंग के खेतों में पानी जमा ना होने दें। उत्तराखंड में इस समय मटर की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान मक्का और गन्ने के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। हरियाणा में किसान गन्ने, ज्वार और सब्जियों के खेतों में पानी जमा ना होने दें। दिल्ली में इस समय गाजर, सरसों, साग और पालक की बुवाई की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय गाजर की बुवाई की जा सकती है। बिहार में इस समय गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। झारखंड में पश्चिमी पठारी इलाकों के किसान मूली की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान सोयाबीन की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सभी बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। असम के किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। असम में इस समय फूल गोभी, मूली, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान मक्का, अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं मिजोरम के किसान सभी दलहनी फसलों के खेतों में जल भराव को रोकने के उपाय कर लें। मणिपुर में इस समय कोल फसलों की नर्सरी लगाई जा सकती है। त्रिपुरा में धनिया और पत्तेदार सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान फ्रेंच बीन्स, मूली और लोबिया की भी बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी सूर्य की महत्ता को दर्शाया गया है और आज भी लाखों लोग सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 100 से अधिक देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो कि एक संग मील है। 90 और देशों को पूर्ण सदस्यता देने पर काम चल रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा। पीएम ने इस अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों के मैरिज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले को लेकर न्याय की मांग और विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के बेहद करीबी राजदीप सिंह नागरा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ईडी भारत भूषण आशु पर लगे 2000 करोड़ रुपए के टेंडर में घोटाले के आरोपों की जांच कर रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की ओर से एग्जिट पोल आयोजित करने पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते विद्रोह के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने कल जम्मू पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साहिल फारूक ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। साहिल ने गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया है। नागालैंड की सरकार ने दीपापुर कोहिमा राजमार्ग पर हुए भूस्खलन में मृत 6 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं हादसे में घायल 3 लोगों को 16,000 रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश शाही की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव को मार गिराया गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।